नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ 10 साल पूर्व खबरों पर नजर डालें। उससे पहले लिए चलते हैं आपको छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल क्या कह रहे हैं। चुनाव होगा, ये लोग नए नए षड्यंत्र करेंगे। जहां तक कि शराब की बात है, शराब कॉर्पोरेशन के माध्यम से जो विक्रय का निर्णय है वो रमन सिंह की सरकार में हुआ 2017 में, और 2017-18 में आबकारी मद से लगभग 3,900 करोड़ की प्राप्ति हुई। जब से नीति बनी, क्योंकि भाजपा शासनकाल में नीति बनी, और तब से 3900 करोड़ रुपया उस समय एक वर्ष में आया था। हमारे शासनकाल में ये आंकड़े बढ़े हैं और 3900 करोड़ लगभग 4000 करोड़ कह सकते हैं, अब वो बढ़ के 6000 करोड़ हुआ है। दूसरी बात यह है कि 2017 में जो शराब जो व्यवसाय से संबंधित डिस्टिलर है, अधिकारी है, परिवहन करता है, प्लेसमेंट एजेंसी है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ। कई बार मुझे कहा गया कि इसमें ये वही लोग हैं, लेकिन हमने उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया। और आबकारी में जो निरंतर वृद्धि है वो दर्शाता है कि किसी प्रकार के तथाकथित घोटाले के कारण के राज्य के शराब के राजस्व में कमी का जो आरोप ईडी ने जो लगाया है वो पूर्णतः मनगढ़ंत है। जब आपके राजस्व में 1.5 गुना वृद्धि हो गई, 1.5 गुना से अधिक, तो फिर आपका आरोप तो ऐसी मिथ्या हो जाता है। दूसरा, आबकारी विभाग के भारत सरकार लगातार, भारत सरकार की जो सीएजी है वो हर साल उसके ऑडिट करते हैं, और सीएजी विभाग ने छत्तीसगढ़ आबकारी विभाग को क्लीन चिट दी है। मतलब प्रति वर्ष ऑडिट होता है और ऑडिट के बाद उसको क्लीन चिट दी गई है। फरवरी 2020 में आपको याद होगा कि आयकर की टीम ने आबकारी विभाग से संबंधित व्यक्तियों के खिलाफ छापेमारी की कार्रवाई की थी, और उस समय भी मीडिया के माध्यम से तो बहुत हल्ला हुआ था कि फलाने के यहाँ नोट गिनने की मशीन गया है, उसके यहाँ कितने 100 करोड़ की संपत्ति पाई गई। लेकिन आईटी डिपार्टमेंट उस समय प्रेस विज्ञप्ति जारी नहीं कर पाई थी, क्योंकि किसी के यहाँ कुछ मिला ही नहीं था। फिर मार्च 2023 में, मतलब 13 महीने बाद, ईडी ने फिर छापा मारा, लेकिन उनको भी शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा और उन्होंने कोई प्रेस विज्ञप्ति जारी नहीं किया। उस समय भी हम लोग कहे कि भाई यदि ईडी ने छापा डाला है तो प्रेस विज्ञप्ति तो जारी करे कि किस अधिकारी के यहाँ, किस नेता के यहाँ, किस व्यक्ति के यहाँ कितनी राशि जब्त की गई, चल अचल संपत्ति कितनी जब्त की गई, उसके ब्यौरा तो जारी करें। लेकिन उस समय भी और असफल रहे, और शर्त मारे ईडी अधिकारियों द्वारा भी प्रेस विज्ञप्ति जारी नहीं किया गया। अभी मैं लगातार ये बोलता रहा कि ईडी के अधिकारी ऑफिस में बुला के मारपीट कर रहे हैं, धमका रहे हैं, परिजनों को प्रताड़ित करने की बात हो रही है, उसको फर्जी केस में फंसाने की बात कही जा रही है, महिलाओं को भी रात भर नियम विरुद्ध उसे पूछताछ कर रहे हैं, खाने को नहीं दे रहे हैं, खाने दे दिए, भोजन दे दिए तो पीने को नहीं दे रहे हैं, सोने नहीं दे रहे हैं, और इस प्रकार से प्रताड़ित कर करके उन्हें जबरिया हस्ताक्षर करा लिए। उसके जो नोट है वो पहले से टाइप्ड होकर आता है और उसमें हस्ताक्षर करने के लिए कहते हैं, नहीं करोगे तो जेल भेजने की धमकी, नहीं तो तुम्हारे परिवार के लोगों को प्रताड़ित करेंगे, फर्जी केस में फंसा देंगे, इस प्रकार की धमकी दे दे के उन्होंने ये हस्ताक्षर कराए। और ये 3 साल के अवधि बीत जाने के बाद भी कोयला में 500 करोड़ के बोले, इसमें 2000 करोड़ बोल रहे हैं, लेकिन कोई चल संपत्ति जब्त किया आपने? और किया है तो कितने का किया है? 3 साल से आप जांच कर रहे हो, आईटी और ईडी यहां लगे हुए हैं, चल संपत्ति कहां जाएगा? क्यों जब्त नहीं किए? वो कितनी राशि है? आवाज कर रहे हैं 2000 करोड़। तो ये आरोप है वो पूर्णतः मिथ्या है, गलत है, निंदनीय है।
और बढ़ते हैं आगे, आपको बता दें बीजापुर से एक बड़ी खबर आ रही है। दरअसल आकाशीय बिजली गिरने की वजह से एक ग्रामीण की मौत हो गई। आकाशीय बिजली गिरने से 11 ग्रामीण यहां झुलस गए और गंभीर रूप से झुलसे 5 ग्रामीणों को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। जंगल में तेंदुपत्ता तोड़ने के लिए गए थे सभी ग्रामीण और उसूर ब्लॉक के पोलमपल्ली की यह घटना बताई जा रही है, जहां आकाशीय बिजली गिरने की वजह से एक शख्स की जान चली गई और इसमें 21 ग्रामीण कुल झुलस गए और 5 ग्रामीणों की जो हालत है वो काफी गंभीर बताई जा रही है। श्रीनिवास नायडू हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ फोनलाइन पर मौजूद हैं। श्रीनिवास, क्या जानकारी मिल पा रही है, क्या स्थिति है घायलों की, क्या और कब की घटना है, क्या कुछ है डिटेल्स? जी बिल्कुल, ये जो मामला है आकाशीय बिजली गिरने का कल का मामला है और जब अभी इस सीजन तेंदुपत्ता का सीजन है, इस तोड़ाई का सीजन है, इसी दौरान जब ग्रामीण तेंदुपत्ता तोड़ रहे थे तो आकाशीय बिजली गिरने से जो वहां पर जो ग्रामीण मौजूद थे वो उसकी चपेट में आ गए। एक ग्रामीण की तत्काल ही मौत होगी और अन्य जो 21 ग्रामीण है वो घायल हो गए। घायलों में 5 जो गंभीर घायल है उनको तत्काल ही बीजापुर अस्पताल लाया गया है, उनका इलाज किया जा रहा है। साथ ही जो अन्य जो ग्रामीण है जो मामूली हल्की से जो जिन्हें चोटें आई वो सभी को बासागोला में भर्ती कराया गया और वहां उपचार उनका जारी है। जी बहुत शुक्रिया आपका श्रीनिवास इस पूरे मामले पर जानकारी के लिए। नजर आप बनाए रखें, आगे डिटेल्स आपसे लेने के लिए फिर संपर्क करेंगे। और मणिपुर में भड़की हिंसा, जहां आदिवासी आंदोलन में मणिपुर ऐसा सुलगा कि कम से कम 50 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। 100 से ज्यादा लोग इसमें जख्मी हुए हैं और पहाड़ी में धीरे धीरे हिंसा तो थम गई लेकिन तनाव अभी भी बरकरार है। अब बात सबसे बड़ी चुनौती की, ये मणिपुर में फंसे हुए दूसरे राज्य के लोगों को बाहर कैसे निकाला जाए। खबर यह है कि मध्य प्रदेश के 25 से ज्यादा लोग इस वक्त मणिपुर में फंसे हुए हैं, लिहाजा अब प्रदेशवासियों के रेस्क्यू के लिए शिवराज सरकार स्पेशल प्लेन भेजेगी जिनसे लोग अपने घरों को लौट सकें। पूरा शेड्यूल क्या है, किन किन जिलों के लोग घर लौटने का इंतजार कर रहे हैं, जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी अनुराग श्रीवास्तव। में आरक्षण की हिंसा के बाद वहां फंसे मध्य प्रदेश के लोगों को निकालने की कवायद तेज हो गई है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मणिपुर के मुख्यमंत्री से फोन पर चर्चा की है। उसके बाद सरकार अब वहां फंसे सभी छात्रों और दूसरे लोगों को निकालने की कवायद में जुट गई है। राज्य सरकार को अब तक मिली जानकारी के मुताबिक 20 छात्र और दूसरे लोग वहां पर फंसे हुए हैं। सरकार इन्हें रेगुलर फ्लाइट के जरिए मणिपुर से कोलकाता होते हुए भोपाल लाने की कवायद में जुट गई है। प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा है कि रेगुलर फ्लाइट के जरिए सभी युवा छात्रों को वहां से निकाला जाएगा। कुल मिलाकर मणिपुर की घटना के बाद राज्य सरकार अपने लोगों को सुरक्षित निकालने की कवायद में जुट गई है। और बढ़ते आगे अब रुख करेंगे नक्सल प्रभावित जिला सुकमा का, जहां दंतेशपुर इलाके में डीआरजी के जवान और नक्सलियों में मुठभेड़ हो गई। इस मुठभेड़ में 8 लाख का इनामी नक्सली गोलापल्ली एसओएस कमांडर मड़कम एर्रा और 3 लाख के इनामी एर्रा की पत्नी पोडियाम भीमे के मारे जाने की खबर है। सुरक्षा बलों को ऑटोमेटिक हथियार समेत भारी मात्रा में आईईडी भी बरामद हुआ। सुरक्षा बलों को लीड मिली थी कि ये नक्सली अरनपुर जैसा हमला प्लान कर रहे हैं और इसके पहले कि वो कुछ कर पाते, सुरक्षा बलों ने उनके नापाक मंसूबों को नाकाम कर दिया। और इतनी बड़ी एक कामयाबी है नक्सल विरोधी अभियान की दिशा में, जानकारी दे रहे हमारे सहयोगी सतीश चांडक। के बेजी थाना क्षेत्र के दंतेशपुर इलाके में लगातार माओवादियों की सूचना के बाद सुकमा जिले की डीआरजी टीम को ऑपरेशन के लिए उतारा गया है। कल रात के ऑपरेशन की कमान खुद एसपी सुनील शर्मा संभाल रखे थे। उसके बाद जो है कल रात की ऑपरेशन दंतेशपुर इलाके में उतारा गया। उसके बाद जो है जैसे ही डीआरजी के जवान उस इलाके में पहुंची तो आज सुबह 5 और 6 बजे के बीच माओवादियों ने घात लगाकर फायरिंग करनी शुरू कर दी, जिसका जवानों ने जवाबी कार्रवाई की और करीब 1 घंटे तक दोनों ओर से फायरिंग हुई। उसके बाद जब इलाके की सर्चिंग की गई तो मौके से 2 माओवादियों के शव बरामद हुए, जिसमें बताया जा रहा है कि एक माओवादी एलोस कमांडर एर्रा मड़कम एर्रा था जिस पर 8 लाख का इनाम था। वहीं दूसरी जो शव है वो महिला नक्सली का था, वो एर्रा की पत्नी भीमे थी जिस पर 3 लाख का इनाम था। बताया जाता है कि मड़कम एर्रा पर बीते 1 साल तक करीब 25 मामले दर्ज हैं और साथ साथ 8 लाख का शासन की तरफ से इनाम रखा गया है। और इस इलाके में लगातार दोनों की सक्रियता थी, जिसके बाद जो है सूचना के बाद एक बड़ा ऑपरेशन लॉन्च किया गया था और इसकी कमान जो है खुद एसपी सुनील शर्मा संभाल रहे थे। और दोनों शवों को जिला मुख्यालय लाया जा रहा है, जहां पीएम के बाद में
परिजनों को सौंपा जाएगा। वहीं मौके पर जो है भारी मात्रा में विस्फोटक सामग्री और हथियार भी बरामद हुए हैं और जैसे ही पुलिस वापस कैंप पहुंचेगी उसके बाद एसपी सुनील शर्मा इस पूरे मामले का खुलासा करेंगे कि आखिरकार उन्हें कैसे सूचना मिली और किस तरीके से जो है ये कार्रवाई को अंजाम दिया गया। सतीश चांडक, न्यूज 18, सुकमा। चुनावी साल में आंदोलनों का दौर जारी है। राजधानी भोपाल में प्रदेश भर के करीब 32,000 संविदा स्वास्थ्य कर्मी अपनी 4 मांगों को लेकर परिवार के साथ इकट्ठा होंगे और राजधानी के नीलम पार्क में इकट्ठा होकर कर्मचारी आवाज बुलंद करेंगे। लिहाजा ये पिछले 20 दिनों से आंदोलन कर रहे हैं। कर्मचारियों का आरोप है कि स्वास्थ्य विभाग ने अब तक उनकी मांगों को पूरा नहीं किया है। आंदोलन की राह पर क्यों हैं ये हजारों कर्मचारी और क्या हैं उनकी मांगे, बात कर रहे हैं हमारे सहयोगी शैलेंद्र भदौरिया। राजधानी भोपाल में पिछले 20 दिनों से संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी अपनी हड़ताल पर हैं और अब ये हड़ताल आर पार के लड़ाई के तौर पर देखी जा रही है, क्योंकि जिस तरीके से ये ऐलान किया गया है कि यदि अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है तो अब सीएम हाउस का घेराव भी करेंगे। आखिर किस तरह की रणनीति है, बात करने के लिए हमारे साथ संविदा कर्मचारियों जो मौजूद है। क्या कुछ मांगे हैं जिनको लेकर आप काम कर रहे हो, 20 दिन में क्या हुआ है? संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी पिछले 18 अप्रैल से 3 सूत्री मांगों को लेकर हड़ताल में है। पहली मांग है कि संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों को जो विभाग में जो रिक्त पद हैं उन पदों पर नियमित किया जाए। जब तक नियमित नहीं किया जाता तब तक 5 जून 2018 में सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा एक नीति लागू की गई थी, जो रेगुलर कर्मचारियों को जो मानदेय दिया जाता है उसका 90% वेतनमान दिया जाए एवं सीएचओ कैडर को MLHB कैडर के तहत नियमित किया जाए। दूसरी हमारी मांग है जो राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन से हटाकर 15 वर्षों तक राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन में जो सेवा दे चुके कर्मचारियों को जो आउटसोर्स किया गया था उन्हें तत्काल पुनः मर्ज किया जाए एवं पद समाप्ति के कारण निष्कासित किए गए कर्मचारियों को भी वापस लिया जाए। तीसरी हमारी मांग है कि पिछले आंदोलन के दौरान हमारे कर्मचारियों पर पुलिस धाराएं लगाई गई थी, उन्हें तत्काल वापस लिया। इन मांगों को लेकर 18 अप्रैल से प्रदेश के 32,000 कर्मचारी अनिश्चितकालीन प्रमुख मुगाड़ कर। रणनीति क्या है, क्योंकि तब तक सरकार तो सुन नहीं रही? देखो, निश्चित ही है, क्योंकि हम 18 अप्रैल से जिलों में बैठे थे, इसलिए कर्मचारियों की मांगों को शासन द्वारा नहीं सुना गया है। इसलिए मध्य प्रदेश के संविदा कर्मचारियों ने सोच लिया है कि अब की आप भोपाल भरो आंदोलन किया जाएगा, भोपाल में ही डेरा डाला जाएगा। जब तक आदेश जारी नहीं किया जाएंगे तब तक कर्मचारी भोपाल में ही रहेंगे। तो आप देख सकते हैं कि पूरे प्रदेश भर से जो संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी अपनी विभिन्न मांगों को लेकर यहाँ राजधानी भोपाल में पहुंचे हुए हैं। उन सबकी ये मांग है कि जब 2013 में ड्यूटी बढ़ा दी गई थी, लेकिन अभी तक 10 साल का लगभग समय हो गया, उनका नियमितीकरण नहीं किया जा रहा। देखना होगा कि चुनाव के साल में क्या सरकार इनकी मांग पूरी करती है या फिर इस तरीके से आंदोलन करते रहेंगे। कैमरामैन मौसम खान के साथ सलीम सिंह, न्यूज़ 18 भोपाल। और मुंबई के पास अमरनाथ में आज बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की हनुमान कथा जारी है। बागेश्वर महाराज की सभा से पहले वंचित बहुजन अघाड़ी ने पुलिस से शिकायती पत्र दिया और इसके बाद पुलिस ने धीरेन्द्र शास्त्री के नाम एक नोटिस जारी किया। साथ ही कथा का आयोजन करने वालों को भी नोटिस दिया गया है और नोटिस में यह चेताया गया है कि बाबा कोई ऐसा बयान न दें जिससे कानूनी व्यवस्था की कोई समस्या पैदा हो। एक तरफ बाबा के प्रति लाखों लोगों की अगाध श्रद्धा है और दूसरी तरफ पुलिस का ये नोटिस। इसे कैसे देखा जाए, समझिए, हमारे सहयोगी वसीम अंसारी बता रहे कुछ। बागेश्वर महाराज यानी कि धीरेन्द्र शास्त्री को थाने पुलिस ने नोटिस भेजा है। इससे पहले भी देखा गया है कि जब वो महाराष्ट्र के दौरे पे थे उस दौरान भी वो सुर्खियों में बने हुए थे, उस दौरान भी उन्हें नोटिस दिया गया था। महाराष्ट्र के थाने में 3 दिन का ये कार्यक्रम है जिसकी शुरुआत हो चुकी है। 7 मई को हनुमान कथा हुई और उसके यानी कि आज 8 तारीख को बाकायदा शाम में दिव्य दरबार लगाया जाएगा और आखिरी जो दिन है 9 तारीख का, उस वक्त भी हनुमान कथा की जाएगी। ये 3 दिन के कार्यक्रम में काफी बड़ी संख्या में उनके भक्त हैं जो दूसरे स्टेट से भी महाराष्ट्र में थाने पहुंच रहे हैं। अंबरनाथ के शिवाजी मंदिर में पूरा कार्यक्रम रखा गया है और जिस तरह से हमेशा से सुर्खियों में धीरेन्द्र शास्त्री बने रहते हैं, उनको लेकर अंधश्रद्धा निर्मूलन ने जो अपनी शिकायत है दर्ज कराई है, जहां पे उन्होंने कई तरह की बातें पुलिस विभाग को कही है। उसी के आधार पर शिवाजी नगर पुलिस थाने ने बाकायदा उन्हें नोटिस भेजा है धारा 149 के तहत और ये खास करके जो आयोजक है उन पर भी पुलिस की निगाहें बनी। इस नोटिस के जरिए साफ तौर पर यह कहा गया है कि किसी भी तरह का कोई ऐसा बयानबाजी बाबा ना करें जिसकी वजह से महाराष्ट्र में तनाव की स्थिति पैदा हुई और 2 समुदाय में कहीं ना कहीं नाराजगी हो, उसका असर तनाव भरा हो सकता है। इसका ध्यान रखने के लिए उन्हें धारा 149 के तहत नोटिस भेजी गई। ये नोटिस के बाद जो
भक्त हैं उनकी जो संख्या है उस पर भी पुलिस की जो नियंत्रण होगा कि किस तरह से इंतजाम किए गए हैं, और बड़ी संख्या में अगर वहां लोग आते हैं तो मंदिर प्रशासन ने किस तरह से उनके लिए सारी चीजें रखी गई है। इससे पहले भी देखा गया था जब बाबा मुंबई में आए थे, उस दौरान उन्होंने जिस तरह से यहाँ के संत को लेकर जो बातें की थी, बयानबाजी की थी, उसे लेकर लोगों में नाराजगी थी और कई तरह के एक राजनीतिक माहौल भी साफ तौर पर देखने मिला था। लगातार सुर्खियों में बने रहने वाले बाबा को एक बार फिर पुलिस की नोटिस भेजी गई है ताकि किसी भी तरह से कोई दिक्कत ना हो और दो समाज के बीच में किसी भी का तनाव ना हो। और रोजगार के मुद्दे पर भारतीय जनता युवा मोर्चा ने मोर्चा खोला हुआ है। भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ता आज रायपुर में रोजगार कार्यालय का घेराव करने जा रहे हैं। कार्यकर्ताओं ने सरकार पर युवाओं से छल करने का आरोप लगाया है। वे बेरोजगारी भत्ता नियमों में बदलाव किए जाने की भी मांग कर रहे हैं। एक तरफ सरकार की महत्वाकांक्षी योजना और दूसरी तरफ विपक्ष के सवाल। युवा मोर्चा बेरोजगारी भत्ते को लेकर आज राजधानी रायपुर में रोजगार कार्यालय का घेराव करेगी। भाजयुमो ने पूरे प्रदेश में बेरोजगारी भत्ते को लेकर मोर्चा खोला है और अब तक 14 जिलों में भाजयुमो जो है आंदोलन कर चुके हैं और अब राजधानी रायपुर की बारी है। भारतीय जनता युवा मोर्चा राजधानी रायपुर में आंदोलन करने से पहले अंबेडकर मूर्ति के सामने सभा होगी और इसके बाद रोजगार कार्यालय का घेराव किया जाएगा। इस आंदोलन में भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश प्रभारी आलोक डंगस भी शामिल होंगे। वहीं भाजयुमो का आरोप है कि सरकार बेरोजगारी भत्ते के नाम पर युवाओं को छलने का काम कर रही है और इसके साथ ही बेरोजगारी भत्ता पात्रता के लिए जो तमाम कंडीशंस बनाए गए हैं उसको हटाने की मांग कर रही है और इसी के विरोध में भारतीय जनता युवा मोर्चा आज एक बार फिर सड़क पर उतर आई है। कैमरामैन राजेंद्र सिंह के साथ तनु वर्मा, न्यूज़ 18 छत्तीसगढ़ रायपुर। और रायपुर से बड़ी खबर आपको बता दें, 15 मई को जारी हो सकते हैं 10वीं और 12वीं कक्षा के नतीजे। परीक्षा परिणाम जारी किए जाने की जानकारी दी जा रही है। 15 मई को अनुमानित तिथि बताई जा रही है। दरअसल 95% उत्तर पुस्तिकाओं की जांच पूरी हो चुकी है। 32 मूल्यांकन केंद्रों में कॉपीज जांची जा रही हैं। 30,000 शिक्षक इन परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन कर रहे हैं। 32 मूल्यांकन केंद्रों पर 30,000 से ज्यादा शिक्षक काम कर लगे हुए हैं और ऐसे में 15 मई तक परीक्षा के परिणाम जारी हो सकते हैं। 10वीं और 12वीं के परीक्षा परिणाम के संबंध में जो अनुमानित तिथि बताई जा रही है 15 मई बताई जा रही है। 15 मई तक 10वीं और 12वीं के नतीजे घोषित किए जा सकते हैं। अब परीक्षा के परिणाम 15 मई तक घोषित किए जा सकते हैं। दरअसल 95% उत्तर पुस्तिकाओं की जांच पूरी हो चुकी है। 32,000 मूल्यांकन केंद्रों पर 30,000 से ज्यादा 32 मूल्यांकन केंद्रों पर 30,000 से ज्यादा शिक्षक इस पर काम पर लगे हुए हैं। तनु हमारी सहयोगी इस वक्त हमारे साथ हैं। तनु, क्या डिटेल मिल पा रही है, क्या कुछ जानकारी मिल रही है अभी, कब तक रिजल्ट्स आ सकते हैं 10th और 12th के? जी देखिए, 1 मार्च से 10वीं 12वीं छत्तीसगढ़ बोर्ड के एग्ज़ाम जो हैं वो शुरू हुए थे और 95% कॉपियों की जांच जो है वो पूरी हो चुकी है। ऐसे में कहा जा रहा है कि 15 मई तक 10वीं 12वीं बोर्ड एग्जाम्स के जो नतीजे हैं वो जारी हो सकते हैं। बता दें कि इस साल 10वीं में 3,38,000 छात्र छात्राएँ शामिल हुए थे। वहीं 12वीं में 3,28,000 छात्र छात्राओं ने एग्ज़ाम दिए थे। वहीं राज्य में 32 मूल्यांकन केंद्रों में कॉपियों की जो जाँच है वो चल रही है और 30,000 से अधिक टीचर्स जो है वो मूल्यांकन का काम कर रहे हैं और 25% कॉपियों की जो जांच है वो पूरी हो चुकी है। ऐसे में आशंका जताई जा रही है कि 15 मई को 10वीं 12वीं बोर्ड एग्जाम्स के नतीजे जो हैं वो आ सकते हैं। जी, बहुत शुक्रिया तनु आपका इस जानकारी के लिए। और बढ़ते आगे, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कर्नाटक चुनाव के दौरान न्यूज़ 18 से सुपर एक्सक्लूसिवली बातचीत की और कहा कि सोनिया गांधी और कांग्रेस गांधी को लेकर उन्होंने निशाना साधा। दरअसल उन्होंने कहा कि कर्नाटक के चुनाव में सोनिया गांधी ने जो भाषण दिया उसमें चुनाव में भारत की जो सार्वभौमिकता है उसे चैलेंज किया जा रहा है और संविधान की भावना के खिलाफ ये बात है। उनका बयान भारत की एकता और अखंडता के लिए खतरा है। सोनिया गांधी जी ने एक कार्यक्रम किया और एक बड़ी रैली करी और उसमें कर्नाटक की सॉवरेनिटी का जिक्र किया, जिसके बाद प्रधानमंत्री जी की भी प्रतिक्रिया आई है। क्या कहना चाहते हैं इस विषय पर आप? देखिए, मैं नहीं समझ सकता एक चुना हुआ संसद सदस्य भारत की सार्वभौमिकता को किस प्रकार से चैलेंज कर सकता है। ये बिल्कुल जो उन्होंने भाषण दिया है वो संविधान की भावनाओं के खिलाफ है, भारत की एकता और अखंडता के लिए खतरा है।
इसकी जितनी भी निंदा की जाए वो कम है। क्योंकि सॉवरेनिटी का जिक्र करके वो अपने तरीके से शायद कन्नडिगा का प्राइड की बात सोच रही हूं, लेकिन क्या आपको लगता है कि ये विषय आने वाले चुनाव में एक बड़ा मुद्दा बनेगा जब लोग वोट डालने जाएंगे? मैं तो उसको चुनाव के मुद्दों से ऊपर देखता हूं जी। इस प्रकार के प्रयास की सार्वजनिक निंदा होनी चाहिए, हर दल ने इसकी निंदा करनी चाहिए और संसद ने भी इसकी निंदा करनी चाहिए। और ग्वालियर से बड़ी खबर, डबरा में मुनीम पर फायर करने वाले आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। 25 अप्रैल को बाइक सवार बदमाशों ने फायर किए थे। डबरा पुलिस ने एक नाबालिग सहित 3 आरोपियों को पकड़ा। घटना में इस्तेमाल पिस्टल और कारतूस बरामद कर लिए गए हैं। दरअसल मुनीम से मामूली बात पर नाबालिग का विवाद हो गया था और विवाद का बदला और इलाके में रुतबा जमाने के लिए ये फायरिंग की गई थी और इस पूरे मामले में आरोपियों को अब गिरफ्तार कर लिया गया है। इंदौर से बड़ी खबर आपको बता दें, महू में देर रात एक टाइगर दिखा। दरअसल आर्मी वॉर कॉलेज के अंदर घूमता हुआ दिखाई दिया टाइगर। गेट नंबर 3 के सीसीटीवी कैमरे में इसकी तस्वीरें कैद हुई। वन विभाग ने लोगों को इसके संदर्भ में अलर्ट कर दिया है। टाइगर आसपास घूम रहा है तो ऐसे में सावधान रहें, सभी को ऐसी सूचना दे दी गई है। वन विभाग ने लोगों को अलर्ट किया। इंदौर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, महू में देर रात ये टाइगर देखा गया था और ये टाइगर आर्मी वॉर कॉलेज के अंदर घूमता हुआ दिखाई दिया था। तस्वीरें सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई हैं। जो कॉलेज के गेट नंबर 3 के पास लगा हुआ सीसीटीवी कैमरा है उसमें ये तस्वीरें कैद हुई थी जिसमें टाइगर को घूमते हुए देखा गया था। गेट नंबर 3 के सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई तस्वीरें। और आपको बता दें, वन विभाग ने लोगों को अलर्ट किया है कि यहां पर टाइगर का आना जाना है, ऐसे में सावधानी पूर्वक निकलें। महू में देर रात का टाइगर देखा गया था। आर्मी वॉर कॉलेज के अंदर ये टाइगर घूमता हुआ दिखाई दिया था। तस्वीरें सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई हैं और ये दरअसल आर्मी वॉर कॉलेज के गेट नंबर 3 के पास लगा हुआ सीसीटीवी कैमरा जिसमें ये तस्वीरें रिकॉर्ड हुई। गेट नंबर 3 के सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हुई तस्वीरें वन विभाग ने देखने के बाद इस पर लोगों को जागरूक करने के लिए, अलर्ट करने के लिए सूचना जारी की है कि आपके आसपास टाइगर घूम रहा है तो ऐसे में जब तक उसे सुरक्षित दूरी तक न पहुंचा दिया जाए तब तक सावधानी पूर्वक आए, घर से बाहर निकले। और तस्वीरें ये सामने आई हैं। अरुण हमारे सहयोगी इस वक्त फोन लाइन पर है। अरुण, ये लगभग कितने बजे के आसपास की तस्वीर है जो कैमरे में रिकॉर्ड हुई? वन विभाग क्या कह रहा है, कॉलेज प्रबंधन क्या कह रहा है, क्या है डिटेल्स? बिल्कुल, देखिए महू में आर्मी का हेडक्वार्टर है और पूरा जो इलाका है वो वनों से आच्छादित है। पूरे इलाके में जंगल है और जो आर्मी वॉर कॉलेज है उसके अंदर ये दिखाई दिया है टाइगर। और माना जा रहा है कि 2 से 3 बजे के बीच रात में ये टाइगर, यहाँ पे हलचल टाइगर की दिखी है। और ये रात में है जो शिकार के लिए निकलते हैं तो शायद शिकार के लिए ही निकला होगा, लेकिन जैसे ही ये सीसीटीवी सामने आया उसके बाद वन विभाग अलर्ट हो गया। उसने लोगों को भी अलर्ट किया है क्योंकि टाइगर की जो हलचल है वो किसी तरह का जनहानि ना हो, किसी तरह का नुकसान ना हो, इसको लेकर अलर्ट जारी किया गया है। वन विभाग की टीम भी तलाश में लगी है कि कहीं ये जंगल से सिविल एरिया में ना आ जाए, इसको लेकर भी अलर्ट पर है वन विभाग की टीमें। हालांकि टाइगर जो है वो कहाँ गया उसके बाद ये किसी को पता नहीं। सीसीटीवी में वो जंगल में चहलकदमी करते हुए दिखाई दिया और आर्मी वॉर कॉलेज के अंदर था सबसे बड़ी बात। और जो गेट नंबर 3 है उसमें के पास जो सीसीटीवी कैमरे लगे उसमें वो दिखाई दिया है। तो ऐसे में अलर्ट रहना स्वाभाविक है और लोगों को भी अलर्ट किया जा रहा है। बहुत शुक्रिया अरुण आपका इस डिटेल के लिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए खबरों का सिलसिला आगे भी जारी है।